गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पचास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल अपन ने संसद जो है उसका अध्ययन किया था। संसद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटी का टॉपिक है। जो देश की व्यवस्थाएं चलती है, जो राज्य की व्यवस्थाएं चलती है, जो कानून बनते हैं, चाहे वो संघ सूची के हो, चाहे वो राज्य सूची के हो, चाहे समवर्ती सूची के हो, सभी कानून या तो देश की जो सर्वोच्च प्रतिनिधियों की संस्था है संसद वहां बनते हैं, या बनते हैं जो राज्य की विधानमंडल होते हैं, विधानसभा होती है, और जहां विधान परिषद होते हैं वो मिलके कानून बनाते हैं। आपको पता है कि ये जो सूची है, केंद्र सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन पे जो केंद्रीय सूची है उस पे कानून बनाता है संसद, और जो राज्य सूची है उस पर स्टेट संबंधित स्टेट कानून बनाता है। और जो समवर्ती सूची है जिसपे कानून संसद भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। यदि इन दोनों में विरोधाभास हो तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। अब कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिस जो न समवर्ती सूची में है, न राज्य सूची में है, न संघ सूची में। उस पे कानून कौन बनाता है? उस पे कानून बनाने का पावर संसद को। संसद के तीन अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र को कॉल करने का, संसद का सत्रावसान करने का और लोकसभा को विघटित करने का पावर होता है, डिसॉल्व करने का। इसके अलावा चुनाव के बाद जो जस्ट पहला लोकसभा का सत्र स्टार्ट होता है उसका संबोधन भी राष्ट्रपति करते हैं। यदि किसी मामले में राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक के मामले में असहमति होती है, उस समय एक संयुक्त बैठक भी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुला सकते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय यदि किसी कानून की जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के सलाह पर वो ऑर्डिनेंस लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं, और अध्यादेश के जरिए वो कानून बन के इम्प्लीमेंट होता है। अब जो अध्यादेश संसद सत्र नहीं चल रहा है उस समय आता है, राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है, उस अध्यादेश की जब उसके जस्ट बाद में जो भी सत्र स्टार्ट होगा, जो सेशन स्टार्ट होगा, उसमें 6 सप्ताह के भीतर उसकी स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा वो निष्प्रभावी हो जाए। अब ये जो लोकसभा है, लोकसभा को कल अध्ययन किया था। लोकसभा ये 80 ये 80 के थे और लोकसभा 81 के थे। जो लोकसभा का जो कल अध्ययन किया था, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। इसमें जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं उन सदस्यों की मिनिमम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। जनता द्वारा डायरेक्ट इसमें चुनाव किया जाता है। जो 18 वर्ष का वयस्क मतदाता है वो सीधा इनको वोट देता है। अब जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 वाला, उसमें इनकी उम्र पहले 21 साल की मतदाता की, वयस्क मतदाता की, जो उम्र घटा करके और 18 वर्ष कर दी। तो ये जो वयस्क मतदाता होता है वो सीधा वोट देता है लोकसभा के, और लोकसभा की जो टोटल सीटें होती है वो है 545। 545 में से 543 सदस्य सीधे पब्लिक चुनते हैं, वो चाहे स्टेट के
हो चाहे यूटी के हो, केंद्र शासित प्रदेश के। तो टोटल सदस्य 543 को होते हैं निर्वाचित, और 2 सदस्य अब तक एंग्लो इंडियन के नियुक्त करते थे, वो करते थे राष्ट्रपति। अभी जब 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया था 2030 तक, परंतु अभी उसमें एंग्लो इंडियन का कोई जिक्र नहीं है। अब इसको जब लोकसभा होती है, उसमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है। अब जो इंडिया में लोकसभा सीट है, उसमें रिजर्वेशन में आप कमेंट्स करके बताएं कि एससी की कितनी सीट है और एससी एसटी की कितनी सीट है। बताइए आप, एससी की कितनी सीट है और कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे क्या? बाकी के सुन नहीं रहे हैं क्या? आज बहुत कम लाइव है, 13 व्यक्ति सिर्फ लाइव दिख रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है इंटरेस्ट कम आ रहा आप लोगों को। शुभम नहीं पता सर। अलका सैनी 84, 84 है एससी के, और एसटी के कितने हैं? 47, 47 सीट है एसटी की। तो राजस्थान में जब लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो राजस्थान में 4 और 3, 4 सीट है एससी की रिजर्व, और 3 सीट है एसटी की रिजर्व। तो राजस्थान में एससी की 4 और एसटी की 3 सीट रिजर्व है। अब जो दूसरा सदन होता है, वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। ये स्टेट और यूटी, जहां लेजिस्लेचर सिस्टम है, जहां विधानसभा है, जहां एमएलए बनते हैं, वो लोग राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं अपने अपने राज्य। इनकी राज्यसभा चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है, वो 30 वर्ष होती है, मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें से 12 सदस्य जो है, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसा मैंने कल भी बताया था, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन सदस्यों को नियुक्त करेंगे कला, साहित्य, विज्ञान, ऐसे मामले में जो पारंगत हो, एक्सपर्ट हो, उन व्यक्तियों को राज्यसभा मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में आपने देखा होगा कई एंट्रीज होती है एक्टर्स की, या ऐसे विद्वान व्यक्ति जो चुनाव में जीत नहीं पाए हो और उनको सदन में लाना जरूरी है, ऐसे व्यक्तियों की एंट्री राज्यसभा के माध्यम। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। अब जो मंत्री परिषद है, उनका नेतृत्व मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद जो केंद्र की है, उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब जब कल बताया था कि जहां लोकसभा और राज्यसभा सदन चलते हैं, उसके साथ में एक सेंट्रल हॉल है, जहां पर इनकी ज्वाइंट मीटिंग होती है। तब राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग हाउस करता है, कॉल करता है, तब इनकी ज्वाइंट मीटिंग होती है। तो वो होती है सेंट्रल हॉल में। तो इस प्रकार से ये जो संसद है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होते। जैसे लोकसभा विघटित हो जाती है, राष्ट्रपति कब होती है विघटित? लोकसभा जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, या जब वो सरकार बहुमत खो देती है, तब लोकसभा विघटित हो जाती है। तो ये जो 12 सदस्य हैं, वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। टोटल सदस्य हैं 245। ये कभी विघटित नहीं होता, ये उच्च सदन कहलाता है। और 1/3 सदस्य हर प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते रहते हैं। तो ये कल अपन ने इसका अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर जो होता है, अस्थायी स्पीकर होता है, उनको नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब वो
इनको करेगा राष्ट्रपति। अक्सर वो जो सबसे सीनियर लीडर होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। जैसे राजस्थान में यही सिस्टम विधानसभा में भी चलता है। प्रोटेम स्पीकर या नियुक्त किया था विधानसभा गुलाब चंद कटारिया को। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाता है। उसके बाद में इनको नियुक्त कर देता है कि आप अन्य सदस्य को शपथ दिलाएं और आगे की कार्य प्रणाली मतलब जिसमें लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करना होता है वो ये प्रोटेम स्पीकर करता है। तो अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को खुद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब प्रोटेम स्पीकर जब बन जाते हैं उसके बाद में लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव करवाते हैं। जैसा कि पता ही है जब बहुमत जिस दल का होता है उसी दल की सरकार होती है। तो नॉर्मली बात है कि प्रोटेम स्पीकर के बाद जब चुनाव होंगे तो लोकसभा स्पीकर भी सत्ता पक्ष का ही होता है। लोकसभा स्पीकर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही उनमें से इनको लोकसभा स्पीकर को चुनते हैं। तो लोकसभा स्पीकर को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? जैसे ये इनका जो कार्यकाल लोकसभा तक होता है, परंतु लोकसभा स्पीकर चाहे लोकसभा विघटित हो जाती है, ध्यान रखिए लोकसभा चाहे विघटित हो, डिसॉल्व हो जाती है, तो भी लोकसभा स्पीकर बना रहेगा जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, लोकसभा स्पीकर होता है। अब लोकसभा स्पीकर के साथ साथ इनकी मदद के लिए उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी स्पीकर। वो भी लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं डिप्टी स्पीकर को भी। लोकसभा स्पीकर का जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के बराबर होता है। अब राज्यसभा का सभापति का वेतन कितना है आप बताइए, कमेंट से बताएं। आपको पढ़ा दिया गया, पहले तो ये बताएं राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उसका वेतन क्या है। उसके बराबर वेतन होता है लोकसभा स्पीकर। वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख रुपए इनका वेतन होता है, वही वेतन लोकसभा स्पीकर का होता है। अब लोकसभा को चलाने के लिए आपने कभी विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा चलते हुए यदि आप देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो आप ये जो चैनल आता है लोकसभा और राज्यसभा वाला, ये चैनल आप जरूर देखें, इससे आपको इन गतिविधियों का पता चल जाए। अब जब लोकसभा का सेशन चल रहा होता है तब लोकसभा स्पीकर है वो एज ए पीओ काम करता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में। पीठासीन अधिकारी ऊपर जो सीट पे बैठे रहते हैं और वो किस नियमों के तहत करता है, उसको पावर कहां से आते हैं? इनको पावर आते हैं एक तो संविधान से, संविधान में जो पावर दिए गए, और साथ में जो लोकसभा रूल्स बने हुए हैं, लोकसभा जो रूल्स बने हुए हैं उसके तहत वो काम करते हैं। अब चूंकि वो जब कई बार लंबी बहुत विधानसभा चलती है तो एनी टाइम वो नहीं बैठ सकते, कई बार डिप्टी स्पीकर बैठते हैं। इसके अलावा वो एक मैक्सिमम 10 सदस्यों का एक पैनल नियुक्त कर सकते हैं। पैनल में मैक्सिमम जो सदस्य होंगे वो 10 सदस्य होंगे। वो 10 सदस्य बारी बारी से वहां लोकसभा अध्यक्ष वाली सीट पर बैठ करके लोकसभा का संचालन करते हैं, लोकसभा नियमों के तहत और संविधान में मिले अधिकारों के। अब इन जो संसद के सदस्य होते हैं उनका वेतनमान कितना होता है? संसद के सदस्यों का वेतनमान होता है 1 लाख रुपए प्रति माह। संसद के सदस्यों का वेतन होता है 1 लाख रुपए प्रति माह। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये वेतन अपना खुद निर्धारित करते हैं। मतलब संसद के सदस्यों का वेतन संसद खुद निर्धारित करती है, तो ये अपना वेतन ये खुद ही निर्धारित करते हैं।
ऐसे ही होता है राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। अब राज्यसभा का जो सभापति है उसका चुनाव कौन करता है? बताएं, कमेंट्स के माध्यम से बताएं, कमेंट से बताएं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है? क्या बात है, कोई नहीं, बस सब भूल गए क्या वापस? जो जो ऑनलाइन है भाई अपने बताएं कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य। आपको अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप इसको बता नहीं पा रहे हो। संसद के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के, ये टोटल सदस्य हैं मिलकर के ये चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। उसी प्रकार से जो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लोकसभा स्पीकर तो संसद जो है लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखें। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, वो इसके सहायता होता है सभापति के, न कि इसके अंडर में। ये ध्यान रखें। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी है, वो सीधा लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में नहीं होता, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से सभापति सभापति के अंडर में नहीं होकर के वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए ध्यान रखें, उपसभापति इसमें भी वही पैनल सिस्टम होता है। ये भी अपने रूल्स, जो राज्यसभा के रूल्स और संविधान में मिले अधिकारों के तहत ये राज्यसभा संचालित करते हैं। अब तक आप जो पढ़ाया अभी तक समझ में आ रहा है? शाबाश। अब इसमें अपन एक जो लोकसभा है उसमें एक सदन का नेता होता है। तो लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो यदि लोकसभा से चुनावा सदस्य में से चुनावा प्रधानमंत्री है तो वो लोकसभा का नेता होता है, प्राइम मिनिस्टर। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र जी मोदी, वो लोकसभा से चुने हुए हैं। आपको पता है उन्होंने चुनाव लड़के और जीता था, वो लोकसभा के सदस्य हैं। इससे पहले 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा के सदस्य थे। वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो वो विपक्ष के ये सदन के नेता उस समय वो नहीं थे। जब वो सदन के राज्यसभा का सदस्य यदि प्रधानमंत्री होता है तो उस समय प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता उन्हीं लोकसभा सदस्यों में से किसी को मंत्री को नियुक्त करता है। वो मंत्री होना आवश्यक है और नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, जब वो राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो। मैंने दोनों उदाहरण दे दिए। पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने मनोनीत कर रखा था या सदन का नेता। उस अभी है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वो खुद सदन के नेता है। सदन का जो नेता के बाद में एक प्रतिपक्ष नेता होता है। जैसे आपने राजस्थान में सुना होगा, राजस्थान जो विधानसभा है उसमें प्रतिपक्ष नेता कौन है, बताएं कमेंट्स करके। जो उदयपुर से एमएलए है, मैं इतना आपको हिंट्स दे दूं, जो उदयपुर से एमएलए है प्रतिपक्ष के नेता, कनकमल कटारा। वाह भाई, आप रोहन देखते नहीं हो क्या? कनकमल कटारा तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के हैं, पास है।
कटारिया जी बोल रहे हो, कटारा बोल रहे हो? गुलाब चंद जी कटारिया जैसे प्रतिपक्ष के नेता है, तो वैसे अभी लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता नहीं है। अब देखो रोचक बात, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता विपक्ष का नेता बनने के लिए उनको 1/10 सीट लाना आवश्यक है लोकसभा। अब लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? 545। 1/10 सीट कितनी होगी? 55। कितनी हो गई? 55। अब जो कांग्रेस की सीटें आई है वो आई है 54। सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस आई थी और उसकी सीटें आई है 54। तो इसलिए उनको प्रतिपक्ष नेता बनने का भी अवसर नहीं मिला। यदि एक सीट और आ जाती तो प्रतिपक्ष नेता बनने का अवसर कांग्रेस को मिल जाता। तो सदन का नेता आपको पता है प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रतिपक्ष का नेता वो होगा जो सबसे बड़ा, या तो 1/10 तो रखा ही रखा है, या सबसे बड़ा दल तो होगा। यदि मान लो किसी दल को 100 सीट मिली है तो, और बाकी को प्रतिपक्ष वालों को कम कम मिली है, तो जो 100 सीट जिसको मिली है वो प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो अभी तो 55 सीट किसी ने क्रॉस ही नहीं करी है। जो 54 सीटें वो कांग्रेस को मिली थी, परंतु वो प्रतिपक्ष नेता नहीं बन सके क्योंकि उनमें 55 सीट आवश्यक है। 1/10 जितना जैसे कोरम के लिए जरूरत होती है उतना ही अब एक इनका बीफ होता, सचेतक होता है। सचेतक क्या करता है कि उनके विधानसभा, ये जो विधानसभा में भी होता है, स्टेट लेवल संसद में भी होता है, लोकसभा, ये इनके सदस्यों को नियम वगैरह सिखाना करना, उनको टाइम पे सचेत करना, किससे क्या कार्रवाई भाग लेना, ये सारा भी जो होता है सचेतक होता है, वो इनको पता है। ये अपना हो गया लोकसभा और राज्यसभा का जो है अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। अब अपन देखेंगे जब सेशन स्टार्ट होता है, तो सेशन स्टार्ट होता है सेशन प्रति 6 महीने बाद में। सेशन का मतलब होता है बैठक। जब इनकी बैठक है वो प्रति 6 महीने के अंदर अंदर होनी। 3 सेशन आमतौर पे होते हैं। एक तो होता है बजट सेशन, ये वर्ष का प्रथम सेशन होता है। इस सेशन को राष्ट्रपति इसमें अभिभाषण करता है। दूसरा सेशन होता है मानसून, ये होता है फरवरी मार्च में। कई बार पूछते हैं बजट सेशन कब स्टार्ट होता है? फरवरी मार्च। मानसून सत्र, मानसून कब आता है? जुलाई अगस्त में। और शीतकालीन अक्टूबर नवंबर में। ये 3 प्रकार के जो सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन। ये सर्दियों में होने वाला सेशन है, ये बारिश के दिनों में होने वाला, और ये फरवरी मार्च तक बजट सेशन कहलाता है। अब इस सेशन को कौन कॉल कर सकता है? सेशन को कौन बुला सकता है? सेशन बुलाता है राष्ट्रपति। हालांकि ये सरकार की जो सलाह है, सरकार जो डेट फिक्स करती है उसी के आधार पे ये राष्ट्रपति शासन को बुलाता है। परंतु कम से कम 14 दिन पहले इनको नोटिस देना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना चाहिए कि वो सेशन बुलाना चाह रहे, सरकार सेशन बुलाना चाह रहे। और चाहे तो राष्ट्रपति पहले भी परमिशन दे सकता है। आपने देखा होगा पिछले जो कोरोना वाली प्रथम लहर आई थी, उस समय राजस्थान सरकार में अस्थिरता की पोजीशन आ गई थी और कुछ एमएलए और मंत्री
छोड़कर चले गए थे और उस समय गहलोत साहब ने राज्यपाल महोदय को सेशन बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी। तो राज्यपाल ने कहा कि मुझे 14 दिन पहले का नोटिस चाहिए, 14 दिन बाद ही मैं बुलाऊंगा, और उन्होंने 14 दिन बाद सेशन को बुलाया था। ये उनको राज्यपाल और राष्ट्रपति को पावर है। तो वो पावर का इस्तेमाल कितना कब किन परिस्थितियों में करते हैं वो उनका विवेकाधिकार है। तो जो सेशन को बुलाने का काम करता है वो करता है राष्ट्र समनिंग, यानी सेशन को कॉल करना, बुलाना। फिर होता है सेशन को में 2-3 वर्ड होते हैं। सेशन जब चलता है, जब सेशन चलता है तब विधेयक पारित होते हैं, कई मुद्दों पे चर्चा होती है, कानून बनते हैं, पास होते हैं। ये सारे काम जब सेशन चल रहा होता है तब होते हैं सेशन बजट में। एक बजट सेशन होता है जब बजट पास होता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 प्रकार के सत्र होते हैं। हर 6 महीने के भीतर इनको बुलाना आवश्यक है और ये बुलाता राष्ट्रपति है। और इसकी जब सेशन सत्र चल रहा होता है तब लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा सेशन चल रहा है तो राज्यसभा सभापति करता है। उनकी गैर मौजूदगी में उपसभापति उधर और इधर उपाध्यक्ष, उनकी भी गैर मौजूदगी में जो पैनल के सदस्य होते हैं वो करते हैं। अब सत्र को जैसे कई बार आपने सुना होगा कि विरोधाभास हो गया, वो वेल में आके बैठ गए, धरने पे बैठ गए, अंदर ही बैठ गए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, कई बार गतिरोध हो जाता है। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो उस सीट पे बैठा रहता है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, उस सत्र को वो स्थगित कर सकता है। स्थगन, एक तो होता सत्र को बुलाना मतलब कॉल करना, एक होता स्थगन मतलब उसको 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो स्थगन कर सकता है। एडजोर्नमेंट, स्थगन को कहते हैं एडजोर्नमेंट। स्थगन कर सकता है, कौन कर सकता है? वो कर सकता है पीओ। पीओ कौन होता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या पैनल का कोई सदस्य। अब एडजोर्नमेंट स्थगन अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगन भी पीओ ही करता है। एडजोर्नमेंट सिंस डाई, अनिश्चित काल के लिए भी पीओ ही करता है। और एक होता है सत्रावसन, मतलब सेशन को समनी, और फिर होता सत्रावसन मतलब सत्र का खत्म करना, कोई आगे अनिश्चित काल के लिए सत्र, तो वो राष्ट्रपति उसका आदेश जारी करता। तो समनी होल करना और सत्रावसन ये दोनों काम राष्ट्रपति करते हैं और स्थगन वाले काम है ये करते हैं पीओ। ध्यान रखें आप, ये दोनों काम करते हैं पीओ और सत्रावसन और समनिंग वाला कार्य करते हैं राष्ट्रपति। जो सत्रावसन होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन वो होता है सत्रावसन, कि भाई ये अब अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित किया जाता है, उसका जो ऑर्डर निकलता है उसको सत्रावसन बोलते हैं। वैसे स्थगित तो कर देता है पीओ, परंतु इसका जो राष्ट्रपति ऑर्डर निकालता है वो निकाल सत्रावसन का ऑर्डर निकलता है। अब जब ये विधानसभा ये लोकसभा चलती है और राज्यसभा चलती है, उसमें क्या चीजें होती है? मान लो किसी कानून बनाना है, अब कानून कैसे बनता है वो समझना। ये टॉपिक आप यदि सीख जाओगे तो ये आपको पूरी लाइफ में भी काम आएगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा। कानून बनता कैसे? कोई भी कानून बनने से पहले जो इनका विधि मंत्रालय होता है सरकार का, विधि मंत्रालय एक ड्राफ्ट तैयार करता है। मान लो लाना हो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाना हो, दहेज की प्रताड़ना जो होती है उसको लेकर के मान लो कानून बनाना हो, तो सबसे पहले विधि मंत्रालय इसका एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में वो एक बिल के रूप में
उस ड्राफ्ट को जब लोकसभा या राज्यसभा में जब पेश होता है तो उसको बिल कहते हैं। बिल क्या होता है? कोई भी जो कानून बनता है उसका जो ड्राफ्ट लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो पेश होता है उसको कहते हैं बिल। ठीक है, अब ये बिल पेश कौन करेगा? ये बिल पेश करता है संबंधित मंत्री। जैसे लेबर से कोई संबंधित कोई मामला है तो लेबर मिनिस्टर पेश करेगा, कानून से संबंधित मामला है तो होम मिनिस्टर पेश करेगा, किसी और डिपार्टमेंट का मामला है तो वो संबंधित मंत्री पेश करेगा। अब वो बिल मान लो लोकसभा में पेश, समझ रहे हो आप मेरी बात? वो बिल हुआ लोकसभा में, लोकसभा ने उस बिल को कर दिया पास। बिल फिर कहां जाएगा? कमेंट से बताएं भाई, फिर बिल कहां जाएगा? फिर बिल जाएगा राज्यसभा। फिर बिल कहां जाता है? राज्यसभा में। अब क्या होता है, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हुआ। मान लो राज्यसभा में विपक्ष की संख्या ज्यादा थी या उस जो बिल आया उस खिलाफ में लोग ज्यादा थे, इसलिए राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हुआ। अब वो बिल पास नहीं हुआ और सरकार को सोचती है कि नहीं उस बिल को तो पास कराना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, तो वो राष्ट्रपति को कहते हैं बेशक इसमें संयुक्त आप बैठक बुलाई। समझ में आई आपको? संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं? जैसे राज्यसभा ने यदि वो बिल पास कर दिया तब तो वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस बिल पे दस्तखत कर देगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। देखो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद में जब लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी पेश हो सकता है, जैसे वो अलग अलग बताएं, वो बिल कहलाएगा। बिल जब वापस लोकसभा राज्यसभा और संसद द्वारा पारित हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति भी उसका भाग है, तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे वो लोकसभा में तो पास हो गया लोकसभा में और वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो और उस कानून को बनाना जरूरी है, तब सरकार ये कहती है राष्ट्रपति जी को कि आप इसकी ज्वाइंट एक कमेटी बिठाइए, मीटिंग बिठाइए। तो राष्ट्रपति उनकी एक कमेटी ज्वाइंट, उनको राज्यसभा और लोकसभा को दोनों की एक संयुक्त बैठक करवाते हैं, वो होती है सेंट्रल हॉल। अब इसका गणित कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो लोकसभा है, इस लोकसभा में सरकार जो जैसे अभी अभी मान लो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी गठबंधन जो है उसके पास में है सीटें 3, सत्ता पक्ष के पास में बीजेपी प्लस गठबंधन, और पीछे कितनी बची सीटें? पीछे सीटें कितनी बची? 245, टोटल 545 सीटें। ये सीटें हैं विपक्ष के पास। अब राज्यसभा में मान लो सरकार के पास सीटें कम है, सत्ता पक्ष के पास में 245 में से सत्ता पक्ष के पास में है 100 सीट, और विपक्ष के पास में है 145 सीट। 245 हुई ना, 245 में से सत्ता पक्ष के पास में बीजेपी प्लस गठबंधन के पास में है 100 सीट और विपक्ष के पास में है 145 सीट। अब इसलिए ये बिल लोकसभा में पास हो गया, क्योंकि ये बिल कौन लाया? सरकार लाई, सरकार का मंत्री लाया। जो सरकार के मंत्री वगैरह जो बिल लाते हैं वो सरकारी बिल होते हैं, सरकारी बिल जो है वो मंत्री पेश करता है। ठीक है, ये बिल लेके आए हैं सरकार के मंत्री। अब ये बिल यहाँ पास हो गया। अब राज्यसभा में चूंकि बहुमत है विपक्ष का ज्यादा, इन्होंने ठान ली नहीं हमको ये बिल पास नहीं होने देंगे, तो इन्होंने
विपक्ष में ज्यादा लोग हैं, इसलिए इस बिल को पास नहीं होगा। अब क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे कि ये बिल पास कराया जा सके? संयुक्त बैठक एक ऐसी रणनीति है, क्योंकि लोकसभा में संख्या ज्यादा होती है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाएगा। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और उस संयुक्त बैठक की लोकसभा का स्पीकर अध्यक्षता करेगा। और लोकसभा नियमों से ध्यान रखना, संयुक्त बैठक हमेशा लोकसभा नियमों से चलती है। समझ में आया? संयुक्त बैठक होती है, उसमें राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं और लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। आप ये कह सकते हो साहब, ये वो संयुक्त बैठक है तो राज्यसभा के नियमों से क्यों नहीं चलती? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, संख्या में ज्यादा लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए वो लोकसभा नियमों के तहत चलती है। ध्यान रखें। अब ये ज्वाइंट बैठक वाला जो सिस्टम है वो होता है 108 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 108 के तहत। अब ज्वाइंट बैठक होगी। अब ये 300 सदस्य तो हो गए, मान लो ये इस बिल के फेवर में 300 सदस्य हो गए लोकसभा वाले, और 100 सदस्य हो गए ये। और इस बिल के विपक्ष में हो गए 245 प्लस 145। तो अब ये 300 प्लस 100 कितने हो गए टोटल? 400। और इधर हो गए ये 200, 390। अब बताइए आप बहुमत किसका हुआ? कमेंट्स करके बताओ, सत्ता पक्ष का हुआ या विपक्ष का? तो इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? ये बहुत ढंग से मैंने समझाने की कोशिश करी। आप लोगों को, आप ये मुझे बताइए, आपको जो ये संयुक्त बैठक में, जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया रोज नाम लेते हैं, चाहे राष्ट्रपति वाला मामला हो तो राष्ट्रपति का पावर है, वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद का मामला हो तो अपन ने बात करी है कि संसद को भी पावर है, वो संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं और डिसाइड करते हैं। तो समझ में आया या नहीं ये बताएं मुझे। 108 जो है संयुक्त बैठक है, वो समझ में आई नहीं आई? ये राष्ट्रपति इसको बुलाता है, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा नियमों के तहत ये चलती है। ये तब बुलाते हैं जब किसी बिल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में डिस्टरबेंस हो जाता है, विवाद हो जाता है, और या फिर कोई जैसे बिल राज्यसभा पास नहीं करती है, इस प्रकार का, या लेके बैठ जाती है उस बिल को, तब ये संयुक्त बैठक की बुलाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं, मेरी शायद जहां तक मेरी सोच है, आप लोगों को ये संयुक्त बैठक वाला आइडिया समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आज तक जो संयुक्त बैठक हुई है, आज तक वो सिर्फ 3 बार हुई है, 3 टाइम्स। एक हुई थी जैसे आपातकाल लगा था ना, राष्ट्रीय आपातकाल, वो 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 2 बार जब युद्ध हुआ था, भाई आक्रमण हुआ था तब लगा था, और एक बार आंतरिक अशांति या आंतरिक कलह को लेकर लगा था, उस मामले को लेकर लगाया था 1975 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। वो मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ बात हो रही है संयुक्त बैठक। अब तक देश आजाद होने के बाद सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक हुई। अब आप सोचो कि वो ऐसे 3 कौन से महत्वपूर्ण बिल थे जिनकी वजह से संयुक्त बैठक करनी पड़ी, वो मैं आपको चर्चा करता हूँ। सबसे पहले संयुक्त बैठक हुई थी 1961। ये हुई थी 1960 में, एक बिल आया था
दहेज प्रतिषेध बिल, महिलाओं को जो उत्पीड़न है दहेज को लेकर के, उस समय दहेज प्रतिषेध बिल लाया गया था। वो लाया गया था लोकसभा में। किसमें लाया? लोकसभा में। लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया और ये गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने इस पे कुछ अड़ंगा लगा दिया और कुछ संशोधन के साथ में वापस लोकसभा को भेजा। लोकसभा को वो संशोधन मंजूर नहीं। जो राज्यसभा ने अड़ंगे लगाए थे, संशोधन किए थे, वो लोकसभा को मंजूर नहीं थे। तब राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई थी और संयुक्त बैठक में, जैसा मैंने आपको बताया था, इस मेथड से इस बिल को पास किया गया। जब दोनों ने, यानी जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा भी वही होती है, राज्यसभा भी वही होती है। साधारण जब बहुमत से पास हो गया तो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास गया, वो राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी और ये बिल है वो एक्ट बन गया। जो अभी दहेज प्रतिषेध एक्ट का मतलब अधिनियम, जो अभी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले बहुत ज्यादा दर्ज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में ये केसेज आ रहे हैं। तो ये वो बहुचर्चित जो विधेयक था, बिल था, जो 1960 में लोकसभा पास किया, राज्यसभा ने अड़ंगा लगाया और संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी और वो बिल पास हुआ था। उसके बाद में एक्ट बना था, उसको बोलते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। समझ में आ गया? अब ये दूसरा कब लाया गया था? ये ज्वाइंट बैठक कब हुई थी? ये दूसरी हुई थी 1978 में। 1978 में बैंकिंग सेवा बैंकिंग सेवा विनियम बिल लाया गया था लोकसभा। कब लाया गया था? 1978 में। लोकसभा ने इसको पास कर दिया, ये गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने इसको अस्वीकृत कर दिया, इसमें संशोधन नहीं लगाया, इसको अस्वीकृत कर दिया, मतलब इसके विपक्ष में ज्यादा वोट आ गई। तब इस बिल को लाने के लिए वापस कोई ज्वाइंट बैठक राष्ट्रपति ने बुलाई थी और ज्वाइंट बैठक में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के एक साधारण बहुमत से इस बिल को पास किया था और उसके बाद राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी। अब ये बैंकिंग सेवा विनियम एक्ट हो गया है 1978। जब वो मैंने बताया था, जब ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद बिल होता है, जब बिल पास हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। समझ में आ गया? अब तीसरा कब लाया था? तीसरा लाया गया था 2002 में। 2002 में आतंकवाद निवारण बिल। वो की वही सिचुएशन हुई थी, ये मंत्री लेके आए थे, लोकसभा में ये पेश हुआ था और लोकसभा ने इसको पास कर दिया। जब लोकसभा ने इसको पास कर दिया तो ये गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने इसको अस्वीकृत कर दिया। राज्यसभा ने जब इसको अस्वीकृत कर दिया तो ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रपति द्वारा और फिर उसके बाद में ये बिल संसद द्वारा पास हुआ संयुक्त बैठक में और उसके बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और ये आतंकवाद निवारण बिल बन गया, जिसको शॉर्ट में टाडा एक्ट भी कहते हैं, जो अब खत्म हो गया है। परंतु टाडा एक्ट आया था 2002 में, जब आतंकवाद चरम पे था पंजाब की तरफ, उस समय ये आतंकवाद निवारण बिल लाया गया था। राज्यसभा ने जब इसमें अस्वीकृत किया, वापस इसकी ज्वाइंट बैठक हुई और ये बिल संसद द्वारा पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली और उसके बाद में ये कानून बन गया। तो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा था देश आजाद होने के बाद अब तक, उसी प्रकार से संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है। और 3 बार कब कब हुई है? 1961 देश प्रतिषेध बिल के मामले में, 1978 बैंकिंग सेवा विनियम बिल के मामले में
और 2002 आतंकवाद निवारण बिल के मामले में। ये टॉपिक आपके समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा, आपको जब समझ में आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कानून कैसे बढ़ता है, संसद या विधानसभा कैसे बनाती है। तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब जो संसद में बिल जो लाते हैं वो 4 प्रकार के बिल होते हैं। बिल का मतलब है यहाँ विधेयक से है। बिल का मतलब ये नहीं कि उमरा का जाए बड़ा बिल ही होते, मतलब बिल मतलब गोरी होते छेद करे, वो बिल नहीं है। बिल का मतलब है विधेयक। विधेयक लाते हैं उसको बिल बोलते हैं। अभी जो ये बिल होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार। एक तो होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के बिल होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब जो साधारण विधेयक है वो लाया जाता है आर्टिकल 107, आर्टिकल 107 साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ये स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा पास से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, और दोनों के द्वारा साधारण बहुमत से पास होने पर वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो जो साधारण बिल है ये अनुच्छेद ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में ये 107 के तहत लाया जाता है। ये कहाँ लाया जा सकता है? ये राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। बहुमत इसमें कैसा चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। साधारण विधेयक जो लाया जाता है इसमें यदि लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा पास नहीं करती है, या राज्यसभा पास कर देती है लोकसभा पास नहीं करती है, तो वो बिल के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जैसा कि अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। साधारण बिल के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है यदि बिल एक सदन ने पास कर दिया हो और एक सदन ने पास नहीं किया हो या रोक लिया गया हो, या उसमें ऐसे संशोधन है जो दूसरा सदन संशोधन ऐसे चाहता नहीं हो, तब वो संयुक्त बैठक में लाया जा सकता है। दूसरा है धन विधेयक, जिसको मनी बिल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार यदि कहीं टैक्स लगाना हो, संचित निधि में कोई धन डालना हो, संचित निधि से कोई धन निकालना हो, नए टैक्स लगाना हो, तो वो धन विधेयक के मार्फत बिल लाया जाता है। अब ये धन विधेयक कहाँ पेश हो सकता है, कौन से ये संसद में, संसद के कौन से सदन में? ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान रखें, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, 110 आर्टिकल के तहत। ठीक है। धन विधेयक डिसाइड कौन करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, धन विधेयक, कोई विधेयक, कोई बिल, बिल या विधेयक एक ही है। इंग्लिश में बिल कहते हैं और हिंदी में विधेयक कहते हैं। ये जो बिल है ये डिसाइड कौन करेगा कि ये धन विधेयक है या अन्य बिल है, अन्य विधेयक है? ये डिसाइड करेगा लोकसभा स्पीकर। ये लोकसभा स्पीकर तय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं।
ये लाया जाता है आर्टिकल 110 के तहत। ध्यान रखें, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में इसका कोई ज्यादा सामान नहीं है। राज्यसभा में सिर्फ ये विचारार्थ भेजा जाता है, देखने के लिए भेजा जा सकता है। राज्यसभा इसमें चाहे तो हल्के फुल्के संशोधन कर सकती है। अब वो संशोधन लोकसभा माने या नहीं माने, ये इसका विवेकाधिकार है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए राज्यसभा इस मामले में कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है। धन विधेयक तो सरकार को, अक्सर लोकसभा में सरकार का बहुमत होता तभी सरकार बनती है। राज्यसभा में बहुमत हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए कानून ऐसा बना हुआ है कि सरकार अपने हिसाब से कर लगा सकती है, कर कम कर सकती है, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से धन निकाल सकती है, डाल सकती है, कॉन्टीजेंसी फंड का उपयोग कर सकती है। तो ये इसलिए ये जो है लोकसभा को इसमें पावरफुल बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर इसका डिसाइड करता है। आर्टिकल 110 के तहत ये आता है। समझ में आ गई? फिर होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक होता है, वो होता है आर्टिकल 117। अच्छा हाँ, इसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक इसमें नहीं हो सकती। ऐसा यदि धन विधेयक लाया जाता है तो इसमें ज्वाइंट जो मीटिंग है वो राष्ट्रपति नहीं बुला सकते पास कराने के लिए, ध्यान रखना। साधारण विधेयक में बुला सकते हैं, इसमें नहीं बुला सकते। फिर जो वित्त विधेयक होता है वो होता है आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यदि वो वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो। वैसे जो है प्रत्येक, ये तो है मनी बिल, और इसका ऊपर का पार्ट जो है, ये अंदर वाला ये है मनी बिल और ये है फाइनेंशियल बिल। तो आपने लॉजिक पढ़ा होगा, गणित पढ़ी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर धन विधेयक, मनी बिल, फाइनेंस बिल है, क्योंकि वो इसके अंडर में है, अंदर है। तो हर जो मनी बिल होता है, हर जो धन विधेयक होता है वो फाइनेंस बिल होता ही होता है, वित्त विधेयक होता ही होता है। अब यदि, और ये जो इसके अलावा यहां से यहां तक लेके ये पार्ट है, ये प्योर वित्त विधेयक है, और इसके अंदर का पार्ट है वो वित्त विधेयक भी है और धन विधेयक भी है। समझ में आ रही है आपको? तो जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में भी पेश हो सकता है और राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, यदि वो धन विधेयक नहीं है तो। और इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। समझ रहे हो? आज का जो टॉपिक है बड़ा थोड़ा सा जटिल टॉपिक है आप लोगों को समझने के लिए, परंतु यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पूरा संविधान है, पूरी पॉलिटी इसी के इर्द गिर्द चलेगी। अपन देख रहे हैं 108, ये अपने 85, 87, 123 इसी के इर्द गिर्द घूम रही है ये पॉलिटी। तो ये आप ये चीजें यदि समझ में ठंडे क्लियर हो जाएंगे, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इसकी ये पॉलिटी आपके इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और कई एग्जाम में जो अच्छे एग्जाम होते हैं, रीट वाले हुए, सब इंस्पेक्टर वाले हुए, पुलिस कांस्टेबल वाले हुए, दूसरे पटवारी वाले हुए, इसमें ये आर्टिकल, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि क्या धन विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है? धन विधेयक संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? 110 के तहत लाया जाता है। धन विधेयक कहाँ कौन से सदन में पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। साधारण विधेयक कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 107 के तहत होता है। क्या इसमें ज्वाइंट बैठक हो सकती है? हो सकती है। वित्त विधेयक कहाँ पेश होता है? लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी हो सकता है। इसमें संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अब आपने संविधान संशोधन, आप बहुत ही चर्चित वर्ड है, संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के तहत होता है। ये कहीं भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। इस पे ज्वाइंट बैठक नहीं बुला सकते, संयुक्त बैठक है इसमें नहीं बुला सकते। अब ये चार बिल जो है, इनमें से दो में तो अपन ज्वाइंट बैठक बुला सकते हैं, साधारण में और वित्त में, और दो में जो संविधान संशोधन विधेयक है और धन विधेयक इसमें नहीं बुला सकते। अब जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो एक विशेष बहुमत से ही पारित होता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा।
मतलब 2/3 मेजोरिटी से ये पास होता है। दो प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, एक तो होता है दोनों सदनों 2/3 मेजोरिटी बहुमत, और दूसरा होता है आधे राज्यों की सहमति। मान लो ऐसा कोई राज्यों से संबंधित मुद्दा है तो उसमें आधे राज्यों की सहमति। अब संविधान संशोधन जो बिल लाया जाता है वो आर्टिकल 13 के विपरीत नहीं हो। आर्टिकल 13 है कोई भी कानून संविधान को मूल अधिकारों को कम करते हुए नहीं बढ़े, वो है आर्टिकल 13। मूल अधिकार की सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत देता है। कोई भी कानून चाहे वो विधानसभा बनावे, विधानमंडल बनाए या संसद बनाए, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं हो, मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं हो। यदि संविधान संशोधन करके उसको कोई ऐसा कानून बनाना हो जिससे डीपीएस की लागू करना हो, डीपीएस में मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व यदि लागू करने हो तो उसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हनन कुछ लिमिट तक हो सकता है, कुछ लिमिट तक। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 कुछ हद तक हो सकता है। तो ये हुआ था आपका साधारण विधि, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन। मैं सोच रहा हूँ आपको चारों का प्रोसीजर का पता लग गया होगा। क्या दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो दोनों ये लोकसभा में पेश होते हैं, राज्यसभा में होते हैं या दोनों में पेश होते हैं। संयुक्त बैठक बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, और किस आर्टिकल के तहत ये पेश होते हैं। तो ये आप कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा, 107, 110, 117 और 168 ये संसद है इस प्रकार से ये लाके और कानून बनाता है। आपने देखा होगा लोकपाल बिल, लोकपाल बिल का नाम सुना है, जो 2014 में एक आया था लोकपाल। अन्ना हजारे जो है, महाराष्ट्र के अन्ना हजारे, बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो लोकपाल लाने के लिए जाने जाते हैं, बहुत आंदोलन किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये 2014 में 16 जनवरी को लागू हुआ था। इससे पहले 2014 से पहले ये 2013 में आया था दिसंबर में, उसके बाद में लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को अनुमति दी और उसके बाद में ये एक्ट बना 16 जनवरी 2014 को लागू। इस एक्ट के तहत में प्रधानमंत्री समेत पूरा सारा सिस्टम है उनके निगरानी रखने के लिए, उनकी करप्शन वगैरह जांच करने के लिए ये लोकपाल बना था, और जो राज्य होते हैं उसमें लोकायुक्त। ठीक है। अब ये इससे पहले ये बिल 8 बार पेश हुआ था, कभी राज्यसभा इसको स्वीकृत नहीं करे, कभी लोकसभा नहीं करे, और इस प्रकार 8 बार ये पास नहीं हुआ। फिर लास्ट में ये 2013 दिसंबर में ये लोकपाल बिल आया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि कानून कैसे बनता है। तो कानून से पहले जो बिल आता है, जब तक वो कानून नहीं बनता तब तक वो बिल होता है। जब राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाते हैं तो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। उससे पहले कानून जो मंत्रालय होता है, ये जब वहां लोग, उसमें बहुत सारी बहस होती है। जैसे आपने सुना होगा सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये सिटीजन के बारे में बताता है कि कौन भारतीय नागरिक होगा, किसको नागरिकता मिलेगी, कौन अप्रवासी होगा, अवैध अप्रवासी होगा, ये सारी चीज सिटीजनशिप एक्ट 1955। 2019 में मोदी सरकार ने क्या किया, इसमें चेंजेस की, भारी चेंजेस की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए गए 2019 में। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लाया गया। अब
इसमें प्रोविजन क्या था, क्यों हो हल्ला हुआ था इसका? इसका हल्ला इसलिए हुआ था, इस कानून के तहत 6 जो धर्म थे, और वो 3 कंट्री के, 3 देश, भारत में जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से 6 धर्म वाले लोग जो भारत में आए 2014 से पहले, उसमें मुस्लिम नाम शब्द नहीं था और बाकी 6 धर्मों के नाम लिखे हुए थे। तो कहा कि जो 2014 से पहले आ गए हैं उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। 3 तो कंट्री हो गए और 6 धर्म हो गए। तब जो है उस समय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था, असम वगैरह में बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था कि हमारी जो धरा है, हमारी जो कल्चर है, वो इससे प्रभावित हो जाएगी यदि इनको सिटीजनशिप दी दी तो। तब केंद्र सरकार ने, एक तो था ये मुद्दा, दूसरा ये था कि ये धर्म, एक धर्म का नाम नहीं हो कि 6 धर्मों का आपने नाम लिखा, 3 कंट्रीज का आपने नाम लिखा है, तो ये मूल अधिकारों का हनन। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, अभी हालांकि फैसला नहीं आया है, परंतु केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये लोग जो है पड़ोसी देश में है, अल्पसंख्यक थे, इसको हमने इस आधार पे ये एक्ट लाए गए हैं। तो ये बड़े मतलब एक सरकार इसमें जो बिल लाती है उसमें विपक्ष अपना विरोध करता है, कई प्रकार के आपसी हित होते हैं, कई प्रकार के मुद्दे होते हैं। इस प्रकार से आज जो हमने समझा था वो था, इस प्रकार से संसद काम करती है, कैसे बिल है वो एक्ट बन जाता है। और अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक में कौन कौन से मुद्दे आए थे और कौन सा जो बिल है वो एक्ट बना था। तो मैं सोचता हूँ शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कमेंट्स करके मुझे बताएं थे कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, परंतु जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बताइए कमेंट्स के माध्यम से। तो मैं सोचता हूँ आप लोग इसका ढंग से समझ पाए होंगे, अच्छा सा अध्ययन करेंगे। कल फिर जब भी अपनी क्लास होगी नए टॉपिक के साथ में, अब जो संसद की जो शक्तियां हैं वो हम पढ़ेंगे। संसद बड़ा ही इम्पोर्टेंट और रोचक विषय है, और जिसको इंटरेस्ट आने लग गया वो इसमें डूबता हुआ चला जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।